देख लिया था वीडियो, समझ में आ गया था। चलो अभी वाला सेगमेंट जो उसका एप्लीकेशन, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हो गया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पहला हम लोगों को यहाँ पर मिला था स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स था। तो जब पॉइंट सोर्स होगा तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी जो वैरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब पॉइंट सोर्स का जो डिस्टेंस है वो आर है। और एम्पलीट्यूड हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। यदि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। इट मींस ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये चीज दिमाग में रखना कि इंटेंसिटी वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट सोर्स है यहां से आर डिस्टेंस पे। ठीक, दूसरा पार्ट है जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिला था। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए हम लोगों के लिए सोर्स क्या था? लीनियर सोर्स था। तो इंटेंसिटी वैरी करेगा 1/r और एम्पलीट्यूड 1/√r। प्लेन वेव फ्रंट मिला था, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब r का पावर 0 एम्पलीट्यूड के भी टर्म में और इंटेंसिटी के भी टर्म में। ये वेरिएशन आपको याद रहना चाहिए। तो तीनों वेव फ्रंट का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आर के साथ क्या डिपेंडेंसी है वो बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, प्लेन वेव फ्रंट या जो बिहेवियर है प्रिज्म का, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव मिरर का। अब ध्यान से देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें यहां प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट स्ट्राइक किया प्रिज्म पे, तो अब गौर से देखना प्रिज्म के इस हिस्से से ये वेव फ्रंट एंटर करेगा और इस हिस्से से भी वेव फ्रंट एंटर करेगा। तो मान लो कि इसको ए एज्यूम कर लो, इसको बी और सी। तो इस वेव फ्रंट को ए से पास करने में टाइम मान लो टीए लगा और इसको बीसी को टाइम टीबीसी लगा। इसका मतलब यहां वेव फ्रंट इजीली पास करेगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा। इसका मतलब ये वेव इजीली पास करके टिल्ट हो जाएगा और ये स्लोली जाएगा, ये फास्ट होगा। इसलिए फाइनली जो हम लोगों को ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलता है वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि टाइम पीरियड कम लग रहा है। टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस। जैसे टाइम पीरियड जो ए वर्टेक्स से पास कर रहा है वो डिस्टेंस ए वर्टेक्स का डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द वेव। इसी तरह से बी सी पार्ट को निकालोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल BC बाई V। इसका मतलब टाइम पीरियड BC को ज्यादा लग रहा है तो स्लोली हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों को फाइनली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। रिफ्लेक्टेड नहीं लिखना चाहिए, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये एरर है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इसी तरह से आप आ जाओ, लिखा भी है कि लोअर पार्ट ऑफ बी का लोअर पार्ट जो है वेव फ्रंट जो ट्रैवल कर रहा है ग्रेटेस्ट थिकनेस का मतलब हो गया टाइम टू ट्रैवल थ्रू द बेस। ग्रेटेस्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज स्लोड डाउन द मोस्ट एंड द अपर पार्ट ए अपर पार्ट है ट्रैवल्स थ्रू द मिनिमम थिकनेस, क्योंकि वो एस से पास कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये स्लो डाउन लिस्ट होगा
और ये ज्यादा स्लो डाउन होगा, तो फाइनली जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो टिल्टेड मुड़ जाएगा। क्लियर? ये बिहेवियर समझना है। अब नेक्स्ट पार्ट, कॉन्वेक्स लेंस से प्लेन वेव फ्रंट एंटर किया, क्या होगा बताओ? ये क्या होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहां क्या हो गया बोलो? ए बी सी डैश जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? ये क्या हो रहा है? एस से जो पास कर रहा है वो क्या हो रहा है? टाइम कम लग रहा है, और इस वाले को, बी वाले पार्ट को ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है। तो फाइनली ये कैसा वेव फ्रंट बनेगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तो बना, लेकिन नेचर क्या हुआ? कन्वर्ज करता हुआ। इसलिए कन्वर्जेंट वेव फ्रंट को हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट आ जाओ, ये कॉनकेव मिरर। यहां से प्लेन वेव फ्रंट इंटर किया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, नॉट रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहां से। तो फाइनली क्या होगा? ये फोकस पे आएगा। तो कैसा वेव फ्रंट बन रहा है? कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। जहां रेडियस डिक्रीज करता जाए उसको कन्वर्जेंट वेव फ्रंट कहेंगे। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए डाइवर्जेंट वेव फ्रंट, और कॉनकेव लेंस के लिए डाइवर्जेंट वेव फ्रंट। क्लियर? तो ये पार्ट था, वही लिख दिया यहां पर। द सेंट्रल पार्ट बी ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल्स द ग्रेटेस्ट थिकनेस ऑफ द लेंस, इज स्लो डाउन द मोस्ट, वाइल मार्जिनल पार्ट्स, मार्जिनल पार्ट्स बता रखा था कि मार्जिनल रे क्या होता है? पैरेक्सियल रे से ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ठीक, तो पार्ट ए और सी जो ट्रैवल कर रहा है थ्रू द मीडियम थिकनेस, स्लो डाउन द मोस्ट, सो द इमर्जिंग वेव फ्रंट इज स्फेरिकल एंड कन्वर्जेस टू फोकस। तो कन्वर्जेंट वेव फ्रंट जब भी, मान लो आपको कह देता है कि आप एक सिंपल कन्वर्जेंट वेव फ्रंट ड्रॉ करो, तो आप जैसे यहां पर सिंपल कोई भी वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, मान लो एंटर कर रहा है, या तो यहां से ये क्या हो रहा है? एंटर जब कर रहा है तो रेडियस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कन्वर्जेंट वेव फ्रंट हो गया। ठीक, और डाइवर्जेंट वेव फ्रंट क्या होगा? रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। तो ये डाइवर्जेंट वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। आ गया समझ में? चलो, तो ये बिहेवियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है टू वेव्स का सुपरपोजिशन। अब दो वेव जब ट्रैवल करता सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, हैविंग कांस्टेंट फेज, और वो जो सुपरपोज करता है तो कहीं मैक्सिमम होता है, कहीं मिनिमम होता है, तो उस कंडीशन में उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अब जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज करता है तो उसको, उस सुपरपोजिशन को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। अब जब दो वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सुपरपोज करता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं बीट्स। तो सुपरपोजिशन में तीन तरीके का मेथड, एक इंटरफेरेंस जो सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड, सेम फेस और कांस्टेंट फेस, उसका नाम इंटरफेरेंस। अपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बीट्स। तो यहां पर वही कहता है टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose each other. The intensity, the region of superposition gets redistributed, become maximum. एक जगह पर मैक्सिमम मिलेगा और एक जगह पर मिनिमम मिलेगा। इसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दोगे, जैसे ये एक वेव रेड कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके
एम्पलीट्यूड को हम E1 मान ले, A1 मान ले, कुछ भी। दूसरा ग्रीन कलर का, इसका E2 मान ले। अब ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर रहा है। अब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों साइन वेव है, ठीक। अब ये फाइनली हमको ब्लू कलर का वेव मिला। इसका मतलब सुपरपोज करके कहीं पर मैक्सिमम दे रहा है और कहीं मिनिमम दे रहा है, ठीक। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड E1, इसका E2, तो फाइनली हमको क्या मिला? E1 प्लस E2। तो यहां पर एम्पलीट्यूड का एडिशन हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा कंडीशन देख लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस E1 प्लस E2। सेकेंड कंडीशन देखो, अब ये एक वेव ब्लू कलर का, ठीक, इसके एम्पलीट्यूड को E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वेव रेड कलर का E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक निगेटिव डायरेक्शन में, तो एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होगा, तो क्या देगा? E1 माइनस E2 देगा। वो ग्रीन कलर का मिला तो एम्पलीट्यूड उसका कम हो गया। यहां पर ऐड हुआ ब्लू कलर, इसलिए एम्पलीट्यूड इसका रेड और ग्रीन के रिस्पेक्ट में लार्जर हुआ। और इसका जो ग्रीन कलर जो रिजल्टेंट बना, इसका एम्पलीट्यूड E1 माइनस E2 स्मॉलर बना, इसलिए बीच में है ये। तो फाइनली क्या दे देगा? E1 माइनस E2, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ में? दो तरह का इंटरफेरेंस होगा, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस चीज को प्रैक्टिकली देखा गया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कहता है कि जो इंटरफेरेंस होगा उसके लिए कंडीशन ये भी है कि ये सेम सोर्स से होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर एक स्लाइड सोर्स है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। ध्यान दोगे, यहां से वेव निकला और वो कैसा है? लीनियर सोर्स है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है ये। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पर दो सोर्स ले लिया, एक S1 और एक S2। अब गौर से देखो, कुछ डॉटेड लाइन है, कुछ डार्क लाइन है। क्यों ऐसा बना? वेव को हम ऐसे दिखा रहे, तो एक सॉलिड कर्व है, वो हो सकता क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता हो, और एक डॉटेड कर्व ट्रफ को रिप्रेजेंट करता हो। जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो कहीं पर लग रहा है, देखो डॉटेड वाला मिल रहा है डॉटेड से, और कहीं डार्क वाला डॉटेड से, या कहीं डार्क डार्क से मिल रहा है। तो फाइनली हम लोगों को जो स्क्रीन पर मिलता है वो देखो कैसा मिलता है। एक जगह ब्राइट बन रहा है, एक जगह डार्क बन रहा है, एक जगह ब्राइट बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब इंटरफेरेंस होता है, ध्यान दोगे, जो पहला O पर ब्राइट बन रहा है, पहला वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट ओवरलैप कर गया, बन गया ब्राइट। अब जो पहला डार्क बना वो देखो क्या बन रहा, पहले वाले का सॉलिड कर्व दूसरे वाले के डॉटेड से मिल रहा है, मतलब एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ, एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ मिल रहा है, ठीक। इसी तरह से यहां भी आ जाओ, ये एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ब्राइट। इसी तरह से नीचे भी आओगे, डार्क का मतलब पहले वाले का क्रेस्ट और दूसरे वाले का ट्रफ। नेक्स्ट ब्राइट पर आओगे, पहले वाले का क्रेस्ट और दूसरे वाले का भी क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिल जाए तो ब्राइट, और क्रेस्ट ट्रफ मिल जाए तो डार्क। इसको प्रैक्टिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देखा गया। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में इंटरफेरेंस का ये पार्ट। अब इसको हम लोग आगे चल के मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो जो हमने आपको बताया वही चीजें यहां पर ध्यान दीजिए कि इसमें एक सोर्स ऑफ, हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं।
मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसका सिंगल वेवलेंथ हो, और वो नैरो स्लिट्स को एलिमिनेट करता है। और यहां पर ये सिमेट्रिकली अरेंज है, और एक स्क्रीन पर हम लोगों ने ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को देखा, और इसी का नाम है इंटरफेरेंस फ्रिंज। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। कहता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, हमने कहा कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे और वो सॉलिड कर्व, क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड कर्व, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पर गौर से देखो, जो हमारा ब्राइट वाला है OP2 और P2 डैश, तो OP2 P2 डैश क्या बन गया, एम्पलीट्यूड ऐड हो गया और फाइनली मैक्सिम मिला, तो इसका नाम क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा हमको क्या मिला डार्क के लिए, OP1 और P1 डैश मिला। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट हो गया और फाइनली हम लोगों को क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये थ्योरेटिकल हो गया, इसको रटना नहीं है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि एक का इंटेंसिटी या एक का हम लोग एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आज रहने दो यहां तक, थोड़ा आज क्लास डिस्टर्ब हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ।